कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। उस समय मौसा जी 33 साल के और मौसी जी 30 साल की थी। कीर्ति मेरी ही उम्र की थी और कमल उससे 2 साल छोटा था। मौसा जी का खुद का कारोबार था जो उनने पापा की मदद से जमाया था और जिसकी वजह से वो पापा को बहुत मानते थे। समय बीतता जा रहा था और सारे बच्चे बड़े होते जा रहे थे। अब मैं 10वीं में आ गया था और कमल भी मेरे ही स्कूल में 8वीं में पढ़ रहा था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था, इसलिए हम किसी दोस्त की तरह ही रहते थे। मगर मौसी जी के लाड प्यार की वजह से कमल बिगड़ता जा रहा था। स्कूल में भी उसकी संगति कुछ गलत तरह के लड़कों के साथ हो गई थी। मैंने कमल से उन लड़कों से दूर रहने को कहा, मगर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। इसलिए अब मैं उससे कटा कटा सा रहने लगा था। एक दिन मैं छोटी माँ के साथ मौसी के घर गया। तब मौसी ने हमें रात को वहीं रुकने को कहा, तो हम लोग वहीं रुक गए। मैं कमल के साथ उसके कमरे में रुका। रात को मेरी नींद खुली तो कमल कमरे में नहीं था। मैंने सोचा कि बाथरूम में होगा, लेकिन जब कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी मुझे बाथरूम में कोई हलचल समझ में नहीं आई, तो मैंने उठकर देखा। मुझे वहाँ कमल नजर नहीं आया, तो मैंने सोचा शायद कुछ करने बाहर गया होगा। मगर जब बहुत देर तक वो नहीं आया, तो मैंने उसे बाहर निकलकर इधर उधर देखा। तब वो मुझे मौसा मौसी के कमरे के बाहर दिखाई दिया। वो दरवाजे के किसी छेद से अंदर झांक रहा था। अब मैं बच्चा तो था नहीं जो उसके इस तरह अपने मम्मी पापा के कमरे में झांकने का मतलब ना समझ पाता कि वो इतनी रात को अपने मम्मी पापा के कमरे में क्या देख रहा है। मुझे उसकी ये हरकत बहुत खराब लगी, लेकिन मैं चुपचाप रूम में आकर लेट गया। काफी देर बाद कमल लौटा और एक नजर मेरी तरफ देखकर वापस सो गया। मुझे ये तो मालूम था कि उसकी हरकतें खराब है और लड़कियों की बात तो दूर, वो स्कूल की मैडमों को भी गंदी नजर से देखता है। लेकिन ये बात आज पता चली थी कि उसकी गंदी नजरों ने उसके माता पिता तक को नहीं छोड़ा था। ये सोचते हुए मैं सो गया और दूसरे दिन मेरी नींद बहुत सुबह खुल गई। मैंने देखा तो कमल बिस्तर पर नहीं था। मुझे शक हुआ कि ये फिर कहीं रात वाली हरकत तो नहीं कर रहा है। मैं तुरंत छुपते छुपाते मौसा मौसी के कमरे की तरफ चला गया, मगर कमल वहाँ नहीं दिखा। मैंने सोचा हो सकता है कि ये कीर्ति के कमरे में गया हो, लेकिन वहाँ देखने पर भी वो वहाँ भी नहीं दिखा। अब मेरे मन में सवाल आया कि यदि कमल यहाँ नहीं है तो फिर वो गया कहाँ। मेरा मन तो नहीं था, पर फिर भी मैंने छोटी माँ के कमरे में देखना ठीक समझा। और जब मैंने छोटी माँ के कमरे में देखा तो मेरा खून खौल गया, क्योंकि कमल छोटी माँ के साथ उनसे लिपट कर सो रहा था। रात की उसकी हरकत देखकर अब वो मुझे बच्चा नहीं लग रहा था। छोटी माँ का तो मुझे कोई डर नहीं था, पर मुझे लगा कि ये कहीं मेरी बहनों के साथ कोई हरकत ना करे। अब मैं अपनी बहनों के साथ उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी मैं एक अजीब से डर से घिर गया और छोटी माँ के पास गया। मुझे सुबह सुबह देखकर छोटी माँ बोली, क्या हुआ पुन्नू, क्या तुझे यहाँ नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, हाँ छोटी माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप जल्दी उठो, हम घर जाएंगे। छोटी माँ बोली, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? अभी दिन तो निकलने दे, फिर घर चलेंगे। मैं अब वहाँ किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता था, मगर छोटी माँ की बात मानकर मुझे रुकना पड़ रहा था। मैं कहा, ये कमल यहाँ आकर कब सो गया? छोटी माँ बोली, अरे रात को नामिदा रो रही थी तो ये उठ कर आ गया और फिर उसे खिलाते खिलाते यहीं सो गया। मैं सोचने लगा कि ये तो मेरे सामने ही सो गया था, फिर इसने नामिदा के रोने की आवाज कैसे सुन ली? कहीं ये रात को छोटी माँ के कमरे के चक्कर तो नहीं लगा रहा था। छोटी माँ उठ चुकी थी, इसलिए मैं वापस कमल के कमरे में आ गया और लेट गया। फिर अचानक मेरे दिमाग में कमल के कमरे की तलाशी लेने की बात आई और मैं उठकर कमल के कमरे का सामान तलाशने लगा।
उसके सामान की तलाशी लेते हुए मुझे कुछ स्टोरी की बुक्स मिली। ऐसी बुक्स ना मैंने कभी देखी थी और ना ही पढ़ी थी, इसलिए मैं उन्हें जल्दी जल्दी देखने लगा। फिर मैंने सारी बुक्स जहाँ से जैसे उठाई थी वापस वहीं वैसे ही रख दी। फिर कुछ देर बाद मैं फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होने के बाद मैं तैयार होने लगा। तब तक कमल भी आ गया। मुझे तैयार होते देखकर वो बोला, यार तुम तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हो, क्या आज भी स्कूल जाने का इरादा है? मैंने कहा, स्कूल नहीं, अब घर जाने का इरादा है। कमल बोला, यार पहली बार तो मेरे घर में रुक रहे हो, कम से कम 2-3 दिन तो रुकना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगता, मैं तो आज पहली बार अपने घर से बाहर रुका हूँ। अगली बार जब आऊँगा तब जरूर 2-3 दिन रुकूंगा। कमल बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर मैं मौसी और अमिता नामिता को अभी नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, मुझे तो आज जाना ही है। हाँ, छोटी माँ और अमिता नामिता यदि रुकना चाहती है तो रुक सकती है, मैं उनसे चलने की जिद नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर कमल खुश हो गया। उसे उम्मीद थी कि छोटी माँ उसकी बात मानकर वहाँ रुक जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं छोटी माँ से सुबह उसके जागने से पहले ही घर जाने की बात कर चुका था। छोटी माँ इस बात को भी अच्छे से जानती थी कि मैं घर के सिवा कहीं भी रात बिताना पसंद नहीं करता हूँ और घर में भी मैं उनके और अम्मी निमी के बिना नहीं रह सकता हूँ। इसी वजह से कल मैं यहाँ आ गया था। मगर अब कल की कमल की हरकत देखने के बाद मैं वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था और अब मुझे कमल के छोटी माँ के सामने रुकने की जिद करने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे बिना छोटी माँ के वहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी कीर्ति आई और बोली, पुन्नू चलो, पापा तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। कीर्ति उस समय ब्लैक जीन्स और ब्लू टी शर्ट पहनी थी। आज पहली बार वो मुझे इतनी सुंदर लग रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसे देखे जा रहा था। मुझे इस तरह अपने आप को घूरते देखकर कीर्ति बोली, कहाँ खो गए, नाश्ता करने चलना है या नहीं? उसकी बात सुन मैं एक पल के लिए चौंका और मेरा ध्यान टूटा। मैं बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद मुझे अपनी हरकत पर बहुत गुस्सा आया और मैंने फिर अपने मन में कहा, बे वो तेरी बहन है, कमल की तरह तू क्यों अपनी नियत और नजर खराब कर रहा है? ऐसा सोचकर मैंने अपने सिर को झटका और फिर नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। मौसा जी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर उनके पास बैठ गया और नाश्ता करने लगा। मौसा जी ने मुझसे मेरी पढ़ाई के विषय में पूछा और फिर कमल को लेकर बात करने लगे। मुझे कमल के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मैं उसके बारे में जान गया था वो बोल नहीं सकता था और कोई दिल बहलाने वाली झूठी बात करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं उनकी बात सुनकर हाँ या ना में जवाब दे रहा था। तभी कीर्ति और छोटी माँ भी आ गए। मैंने छोटी माँ से पूछा, छोटी माँ, अम्मी और निमी कहाँ है? छोटी माँ बोली, निमी तो अभी सो ही रही है और अम्मी कमल के साथ खेल रही है। मैंने कीर्ति से पूछा, क्या कमल नाश्ता नहीं करेगा? कीर्ति बोली, कमल तो अपने रूम में ही नाश्ता करता है। फिर सब नाश्ता करने लगे और सबकी आपस में इधर उधर की बातें होती रही। मैं चुपचाप नाश्ता करते हुए सबकी बातें सुनता रहा। नाश्ते के बाद कीर्ति ने मौसा जी से कहा, पापा मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसके लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है, आप चलकर दिला दीजिए। मौसा जी बोले, आज नहीं बेटी, आज मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, कल दिला दूंगा। कीर्ति बोली, नहीं पापा, कल तो मुझे अपना प्रोजेक्ट जमा करना है, अभी सामान लेकर आऊंगी तभी तो उसे आज तैयार कर पाऊंगी। तब छोटी माँ बोली, बेटी तू इसके लिए क्यों जीजा जी को परेशान कर रही है, हम तो शाम तक यहीं हैं। तू ऐसा कर, पुन्नू को अपने साथ ले जा, वो तुझे सामान दिला देगा और प्रोजेक्ट तैयार करने में तेरी मदद भी कर देगा।
कीर्ति बोली ठीक है मौसी, मैं पुन्नू के साथ ही चली जाती हूँ। फिर उसने मौसा जी से पैसे लिए और मेरी तरफ देखकर चलने का इशारा किया तो मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं अम्मी निमी से मिलकर आता हूँ। ये कहकर मैं अम्मी निमी के पास गया। कमरे में पहुंचकर देखा तो निमी नींद से जाग चुकी थी और अम्मी निमी दोनों कमल के साथ खेल रही थी। कमल घोड़ा बना हुआ था और निमी उस पर बैठकर घोड़े की सवारी कर रही थी और अम्मी गाना गा रही थी। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। कमल को इस तरह अम्मी निमी के साथ प्यार से खेलते देख मेरे मन में जो मैल उसके लिए आया था वो कुछ हद तक कम हो गया और मैंने मुस्कुराते हुए कमल से कहा तुझे घोड़ा बनकर बड़ा मजा आ रहा है, देखना कहीं ये सच में तुझे घोड़ा समझकर ना मारने लगे। कमल बोला यार पहली बार तो घोड़ा बनने का मौका मिला है, नहीं तो हमेशा स्कूल में सिर्फ मुर्गा बनकर बांग देता ही नजर आता हूँ। उस मुर्गा बनकर बांग देने से तो ये घोड़ा बनकर मार खाना ही अच्छा है। कमल की ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैं अम्मी निमी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बाहर आ गया। मैं बाहर आया तो कीर्ति मेरा इंतजार करती हुई नजर आई। उसने मुझे वापस आते देखकर ताना मारते हुए कहा अब चले, या फिर कहो तो अम्मी निमी को भी अपने साथ ले चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और मैं बोला चलो, मैंने कब मना किया, मैं तो बस अपनी बहनों को देखने गया था, इसमें ये ताने मारने की क्या जरूरत है। कीर्ति बोली ओके, अब मिल लिया हो अपनी प्यारी बहनों से तो अपनी इस बहन के साथ भी चलो। मैंने कहा चलो, मैंने कब मना किया। ये कहकर मैं बाहर निकल आया और कीर्ति अपनी स्कूटी निकालने लगी। स्कूटी निकालकर वो बाहर आई और स्कूटी स्टार्ट कर मुझे पीछे बैठने को कहने लगी तो मैंने उससे कहा तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। कीर्ति बोली क्या तुझे मेरे पीछे बैठने में शर्म आती है। मैं बोला हाँ मुझे शर्म लगती है, अब अपना मुंह बंद कर और चुपचाप पीछे बैठ। मेरी बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और मेरे पीछे आकर बैठ गई। उसके बाद हम लोग बाजार के लिए निकल गए। वहाँ हमने 2-3 दुकानों से उसके प्रोजेक्ट का सामान खरीदा जिसमें हमें 3 घंटे लग गए। सारी खरीदी हो जाने के बाद कीर्ति कहने लगी पुन्नू इस सामान को खरीदने में तो दोपहर हो गई, अब तो मुझे भूख लग रही है, चल किसी रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाते हैं। मैंने कहा सामान तो हमने खरीद ही लिया है, घर पहुंचने में आधा घंटा ही तो लगना है, अब घर चलकर ही कुछ खा लेना। कीर्ति बोली अरे भूख मुझे अभी लगी है और तू आधे घंटे बाद मुझे खाना खाने की बात बोल रहा है। कैसा भाई है तू, अपनी बहन को कुछ खिला भी नहीं सकता। मैंने कहा तू समझती क्यों नहीं, आज तक मैं किसी लड़की के साथ कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं गया, इसलिए मुझे वहाँ जाने में बहुत अटपटा सा लग रहा है। कीर्ति बोली मगर किसी दोस्त के साथ तो गया होगा। मैंने कहा नहीं, किसी दोस्त के साथ भी नहीं गया। कीर्ति बोली कैसा भोंदा भाई है मेरा, इतना बड़ा हो गया और रेस्टोरेंट जाने से डरता है। तुझसे अच्छा तो वो कमल है जो तुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन कहीं भी जाने से नहीं डरता। तुझे तो कमल से कुछ सीखना चाहिए। मुझे कीर्ति की ये बात सुनकर कुछ खराब जरूर लगा, लेकिन मैं उसकी आदत जानता था। वो अक्सर किसी ना किसी बात पर मुझे छेड़ती रहती थी, इसलिए मैंने उसकी इस बात का बुरा ना मानते हुए उससे कहा तुझे मेरा जितना मजाक उड़ाना है तो तू उड़ा ले, मगर जो सच था वो मैंने तुझे बता दिया। मेरी बात सुनकर कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन मुझसे माफी मांगकर मुझे समझाते हुए कहा सॉरी, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही। तू मेरा भाई है तो मुझे किसी भी जगह ले जाने में तुझे कैसी शर्म। कीर्ति की ये बात मुझे सही लगी और मैंने उससे पूछा तू कभी किसी रेस्टोरेंट में कभी गई है। कीर्ति बोली मैं तो रेस्टोरेंट में जाती ही रहती हूँ, मेरी सहेलियाँ अक्सर रेस्टोरेंट में ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उस समय मैं भी उनके साथ होती हूँ, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कीर्ति की बात सुनकर एक पल के लिए मैं सक पका गया और उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर वो ही जानी पहचानी मुस्कुराहट थी।
मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? कीर्ति बोली, इस बात में तो हम दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तू ज्यादा समय बर्बाद मत कर, वो सामने जो रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, चल वही चलते हैं, वहाँ खाना अच्छा मिलता है। मैं बहुत बार वहाँ आ चुकी हूँ, वहीं बैठकर बात भी कर लेंगे और अपनी भूख भी मिटा लेंगे। मैं उसकी बताई जगह पर गाड़ी रोक देता हूँ और फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं। वो जगह सच में बहुत अच्छी थी और वहाँ सबके बैठने के लिए केबिन बना हुआ था। एक केबिन में जाकर हम लोग भी बैठ गए। कीर्ति ने दोनों के लिए खाना मंगाया और फिर मुझसे पूछा, क्या सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा, तू ही तो एकलौती लड़की है जिसके साथ मैं खुलकर इतनी बात कर लेता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि तू मेरी बहन है। कीर्ति बोली, क्या किसी लड़की को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का तेरा मन नहीं करता? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी लड़की से दोस्ती करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, ना ही मेरे पास इस सब के लिए इतना समय है कि मैं किसी लड़की के आगे पीछे घूमता फिरता रहूं। कीर्ति बोली, क्यों, तू ऐसा क्या करता है जो तेरे पास किसी लड़की के लिए समय ही नहीं है? मैंने कहा, मुझे अमी निमी से फुर्सत मिले तभी तो मैं किसी लड़की के बारे में सोचूं। मुझे अमी निमी से फुर्सत ही नहीं मिलती और मैं इसी में खुश हूँ। मैं जितना इस बात को टालने की कोशिश कर रहा था, कीर्ति उतना ही इस बात को बढ़ाती चली जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने इसके साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी बात के जवाब में जब कीर्ति कुछ नहीं बोली तो मुझे लगा कि उसने ये बात खत्म कर दी, लेकिन अगले ही पल कीर्ति ने मेरे सामने फिर से वो ही सवाल रख दिया। कीर्ति बोली, तेरे स्कूल में तो लड़कियां पढ़ती हैं, तो क्या तेरी उनसे भी दोस्ती नहीं है? मैंने कहा, स्कूल में मेरा एक ही दोस्त है, मेहुल, जो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके रहते मुझे कभी किसी दोस्त की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके बाद खाना आ गया और मैंने राहत की सांस ली। अब मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे खाना शुरू करने को कहा और फिर हम दोनों खाना खाने लगे। मगर कीर्ति पर तो जैसे आज इस बात को जानने का भूत ही सवार हो गया था। उसने खाना खाते खाते फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देख, तू चाहे तो मुझे अपनी दोस्त समझकर सब कुछ बता सकता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कीर्ति की बात सुनकर मैंने एक नजर कीर्ति की तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, इसलिए मैंने उससे पूछा, मैं क्या बता सकता हूँ और तू क्या किसी को नहीं बोलेगी? कीर्ति बोली, यही कि वो लड़की कौन थी जो मेरे भाई को इतनी पसंद आई कि उसके बाद उसे किसी लड़की से दोस्ती करने का मन ही नहीं हुआ। मैं बोला, तू एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी है? मैं बोल तो चुका हूँ, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं और तुझे मुझसे ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? कीर्ति बोली, आती है तभी तो पूछ रही हूँ। मैंने कहा, ये तो बेशर्मी है और तू इसे शर्म आना कहती है। कीर्ति बोली, हाँ शर्म आती है ना कि मेरा इतना हैंडसम भाई है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैंने कहा, तू भी तो इतनी सुंदर है, फिर तेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? कीर्ति बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके मुंह से अचानक ये बात सुनकर मैं चौंक गया और अनायास ही मेरे मुंह से निकला, कौन है वो? क्या तेरे स्कूल का है? कीर्ति बोली, जब तू अपना राज मेरे सामने नहीं खोलना चाहता तो मैं अपना राज तुझे क्यों बताऊं? मैंने कहा, मेरा कोई राज नहीं है और मैं तेरा भाई हूँ तो मुझे जानने का पूरा हक है कि तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। कीर्ति बोली, अच्छा तू भाई है तो तुझे सब जानने का हक है। अब तू ये जानना चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है तो तुझे शर्म नहीं आ रही, लेकिन यही बात जब मैंने पूछी थी तो मैं बेशर्म हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।